दीवानापन एपिसोड _94। अब आगे। तन्मय भावना की ये बात सुनकर उसे हैरानी के साथ देखने लगा और वही भावना ने बेचैन होते हुए कहा, तन्मय मुझे पता है कि इस वक्त मेरी बातें आपको बेवकूफ़ी भरी लग रही होगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। जब से वो लड़की इस घर में आई थी तब से मुझे बहुत ही अजीब तरह से महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ, पर अफसोस की बात है कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। ये सुनकर तन्मय ने नासमझी में कहा, लेकिन क्यों, तुम उसका चेहरा क्यों नहीं देख पाई? इसके जवाब में भावना ने कहा, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उसने कहा कि उसके चेहरे पर कई सारे पिंपल्स हैं, इसलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। और मैंने भी फोर्स नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे उसका चेहरा देख लेना चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर कुछ पल तक तन्मय ने कुछ सोचा और फिर बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं जन्नत से बात करूंगा। वो जन्नत की दोस्त है तो जरूर जन्नत ने उसका चेहरा देखा होगा और फिर दोबारा से मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। उससे मिलकर तुम अपनी सारी बेचैनी दूर कर देना। कि सुनकर भावना ने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप मुझे उसे दोबारा मिलाएंगे? ये सुनकर तन्मय ने मुस्कुरा कर कहा, आज तक तुम्हारे सभी ख्वाहिश को पूरा किया है तो फिर ये तो बहुत छोटी सी ख्वाहिश है। ये सुनकर भावना मुस्कुरा दी और फिर तन्मय उसे लेकर बेड पर लेट गए। तभी भावना ने कुछ सोचकर कहा, वैसे ईशानी इंडिया कब आएगी? उस पार्टी के बाद से तो वो इंडिया से चली गई थी, मैं उसे अब बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि रिधान की शादी अब जल्द से जल्द हो जाए। ये सुनकर तन्मय ने कुछ याद करते हुए कहा, वो मुझे याद आया, ईशानी तो कल ही इंडिया आ गई थी और मैंने उसे कल ब्रेकफास्ट पर भी इनवाइट किया है। ये सुनकर मुस्कुराते हुए भावना ने कहा, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अब रिधान और ईशानी एक दूसरे के करीब आ जाए और उनकी शादी हो। ये सुनकर तन्मय भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। अगली सुबह का वक्त था जब भावना ने जन्नत के रूम का दरवाजा खटखटाया। जन्नत उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी, जिस वजह से भावना कुछ सोचकर अंदर की तरफ आई। अंदर वो पहुंची तो उसने प्यार से जन्नत को देखा। जन्नत अभी भी गहरी नींद में थी। भावना उसके पास गई और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, बेटा तुम्हारे मेडिसिन का वक्त हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है, क्या तुम नीचे चलकर हमारे साथ करना पसंद करोगी या फिर मैं तुम्हारे लिए यहीं पर भिजवा दूं? उनकी आवाज़ से जन्नत की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। तभी भावना ने जन्नत को ध्यान से देखा और हैरानी के साथ बोली, क्या तुम कल रात बाथरोब में ही सो गई थी? तुमने चेंज क्यों नहीं किया? जन्नत की आंखें पूरी तरह खुल गई और वो एक पल के लिए कुछ समझने लगी। लेकिन जैसे ही उसे कल रात के बारे में याद आया, ना चाहते हुए उसका चेहरा लाल हो गया और उसने एक नज़र खुद को देखा। वो एक बाथरोब में थी। खुद को बाथरोब में देखकर जन्नत ने हिचकिचाते हुए भावना को देखा। भावना उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? क्या कल तुम कमज़ोर महसूस कर रही थी? क्या इसलिए तुमने चेंज नहीं किया? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं ज़रूर तुम्हारे कपड़े चेंज करने में तुम्हारी हेल्प करवाती। ये सुनकर जन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए वो बस अपने होठों को भींचते हुए चुप हो गई। तभी फिर मुस्कुराते हुए भावना ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम ना रेडी हो पाओ तो मुझे बुला लो। मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, क्या तुम नीचे करना पसंद करोगी या फिर मैं ऊपर ही भिजवा दूँ? ये सुनकर जन्नत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और नीचे जाने का इशारा किया। ये देखकर भावना ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, कम से कम तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना तो पसंद कर रही हो। अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी। इधर जन्नत भी उठकर बेड पर बैठने लगी, लेकिन तभी अचानक से भावना ने उसके तरफ मुड़कर हैरानी के साथ कहा, जन्नत बेटा तुम्हारे गर्दन पर ये निशान कैसे आया? जन्नत हक्की बक्की गायब हो गई और उसने तुरंत अपने हाथों को गर्दन पर टच किया। उसके गर्दन पर दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो बाथरोब से छिपी नहीं थे। और भावना उस दांत के निशान को देखकर अपनी आंखें बड़ी करके बोली, ये कैसे अजीब से निशान है? क्या तुम्हें गले में फिर से कोई रिएक्शन हुआ था? क्या तुम्हें वो दवा सूट नहीं कर रही? मैं मानिक से कहकर वो दवा तुरंत चेंज करवाऊंगी। ये सुनकर अब जन्नत ने मन ही मन रोते हुए कहा, आपको दवा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने बेटे को ही चेंज कर दीजिए। क्योंकि ये हालत कोई दवा के रिएक्शन की वजह से नहीं बल्कि आपके बेटे की वजह से हुआ है। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आखिर मैं कैसे बताऊँ कि कल वॉशरूम में मेरे साथ आपके बेटे ने क्या क्या किया था। उसे ऐसे रिएक्ट करते देख भावना को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में बोली, बेटा जब से तुम्हारी आवाज़ गई है तब से घर बहुत सुना सुना हो गया है।
मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हारी आवाज वापस आ जाए, क्योंकि जब तुम बोलोगी तभी हमें कुछ समझ आएगा। ये सुनकर लाचारी से जन्नत ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद भावना उसके बालों को सहलाते हुए वहां से चली गई। इधर उनके जाने के बाद जन्नत ने अपना सिर पकड़ लिया और कल रात के बारे में सोचते हुए मन में बोली, आखिर मुझे कल क्या हो गया था? मैंने कल कैसे रिधान को परमिशन दे दी कि वो मेरे साथ ऐसा करें? नहीं, मुझे उनसे दूर रहना पड़ेगा, मैं खुद को ऐसे उन्हें सौंप नहीं सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 30 दिन वाला चैलेंज जीत जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सब सोचते हुए वो किसी तरह उठी और सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इधर नीचे कुछ ही देर में डोर बेल बजी। उसी वक्त तन्मय सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और बैल की आवाज से उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने न्यूज़पेपर को रख दिया और वो सीधे डोर की तरफ बढ़ गए। डोर के पास पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा खोला। सामने ईशानी एक एक्सपेंसिव ड्रेस में और एक प्यारी सी स्माइल के साथ खड़ी थी। ईशानी को देखकर तन्मय ने मुस्कुरा कर बोला, बेटा तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो, मानना पड़ेगा तुम बहुत ही पंक्चुअल हो। ये सुनकर ईशानी ने मुस्कुरा कर कहा, बिजनेस में हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हमें किस तरह समय पर अपना काम करना है। ये सुनकर तन्मय ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सही मायने में एक बिजनेस माइंडेड लड़की हो। तुम्हारे डैड को जरूर तुम पर गर्व महसूस होता होगा। ये सुनकर ईशानी ने स्माइल के साथ अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद तन्मय उसे लेकर अंदर आए। तभी भावना ने डाइनिंग एरिया की तरफ से आवाज लगाया, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, सभी करने के लिए आ जाए। ये सुनकर तन्मय ने ईशानी से कहा, बेटा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके जवाब में ईशानी ने अपना सिर हिलाया और वो सभी डाइनिंग एरिया में पहुंचे। तभी भावना ईशानी को देखकर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, बेटा तुम्हारा वेलकम है हमारे घर में। ईशानी ने भी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया और फिर तभी भावना ने रिधान की खाली चेयर को देखते हुए कहा, क्या रिधान अभी तक नीचे नहीं आया? मैंने आज उसकी मनपसंद डिशेज बनाई थी। ये सुनकर तन्मय ने गुस्से के साथ कहा, वो लड़का कभी हमारी बातें मानता है या सुनता भी है जो आपको लगता है कि वो आपकी बातें मानकर यहाँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने चला आएगा? ये सुनकर भावना ने तन्मय को आंखें दिखाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ईशानी है, वो क्या सोचेगी रिधान के बारे में? ये सुनकर तन्मय ने कहा, सोचना क्या है, इसे भी तो सच पता चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ये कोई गलतफहमी में आकर शादी करें। इसे भी रिधान के बारे में सब कुछ पता चलना चाहिए। ये कहकर उसने अब ईशानी को देखते हुए कहा, बेटा देखो, मैं तुम्हें रिधान के बारे में कुछ बातें अभी से ही क्लियर कर देता हूँ और वो सब कुछ सोच समझ कर ही तुम शादी का फैसला लेना। ये सुनकर ईशानी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या हुआ अंकल, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? इसके जवाब में तन्मय ने कहा, मेरा बेटा भले ही दुनिया के सामने एक सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन वो थोड़ा बदतमीज किस्म का है। वो मुंह पर जवाब देता है और कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है जो सीधे दिल को चुभ जाती है। यहाँ तक कि वो हमसे भी अच्छे से पेश नहीं आता, अपने मन की करता है और उसे जो पसंद नहीं होता उसकी तरफ वो देखता भी नहीं। और भी उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, यू नो वॉट अंकल, मुझे इसी तरह के लड़के बहुत पसंद है। और रिधान तो सबसे अलग है, वो किसी अल्फा मैन की तरह है जो हमेशा अपने मन की करता है। और मुझे ऐसे इंसान बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए तो मैंने रिधान को पसंद किया है। और अब प्लीज़ आप डैडी से कहकर जल्द से जल्द मेरी और रिधान की शादी की बात कीजिए, क्योंकि अगर मैं डैडी से ऐसी बातें करूंगी तो डैडी को लगेगा कि मैं उनके पास अब नहीं रहना चाहती, जबकि मैं तो अब सिर्फ और सिर्फ रिधान की होना चाहती हूँ। ये सुनकर तन्मय और भावना दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। भावना ने कहा, तो इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो मेरे बेटे की दुल्हन बनने के लिए? ये सुनकर अपना सिर हिलाते हुए ईशानी ने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने मुझे बहुत इंतजार करवाया है और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इसके जवाब में फिर आखिर में तन्मय ने कहा, ओके बेटा, अगर तुम रिधान की इन सब गलतियों को जानकर भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे डैड से इसके बारे में बात करूंगा। ये सुनकर ईशानी मुस्कुरा दी और फिर उसने रिधान की खाली चेयर को देखा और कुछ सोचकर हिचकिचाते हुए बोली, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो क्या मैं रिधान को बुलाने जा सकती हूँ? वो जरूर अपने कमरे में होगा, राइट एल? ये सुनकर भावना ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, वो अपने कमरे में ही है और तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार फ्यूचर में तुम उसकी बीवी बनोगी, तुम्हारा तो पूरा हक बनता है। ये सुनकर ईशानी शर्माते हुए अपना सिर हिला दी और फिर वहां से सीधे रिधान के कमरे की तरफ बढ़ गई।
वो कुछ ही देर में रिधान के कमरे में पहुंची, लेकिन जब वो अंदर गई तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर ईशानी ने नासमझी में कहा, ये रिधान कहाँ चला गया? आंटी ने तो कहा था कि वो कमरे में ही होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए ईशानी ने आसपास देखा। आसपास रिधान की कई डार्क पोज में तस्वीर थी, जिसे देखकर ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यू नो वॉट रिधान, आज तक कई सारे लड़कों ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन एक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रपोज के इंतजार में हूँ। मैं इतनी खूबसूरत तो हूँ कि तुम मुझे देखकर पिघल सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन पता नहीं कब मेरी खूबसूरती का जादू तुम पर चलेगा। मैं इस बेड पर तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए बेताब हूँ। ये कहते हुए ईशानी उस बेड को धीरे से अपने हाथों से सहलाने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशंस आ गए थे। तभी फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और वहां से बाहर जाते हुए बोली, पता नहीं रिधान कहाँ चला गया। शायद वो किसी दूसरे कमरे में होगा, मुझे एक बार सभी कैमरे चेक कर लेनी चाहिए। ये कहते हुए ईशानी सभी कमरे में एक एक बार देखने लगी। तभी उसे एक आखिरी कमरा दिखाई दिया। उस कमरे को देखकर उसने कहा, अब ये लास्ट कमरा बचा है, जरूर रिधान इसी में होगा। ये कहकर वो सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जब उस कमरे के बाहर पहुंची तो दरवाजा बंद था। ये देखकर ईशानी ने कहा, मुझे पता ही था रिधान इसी कमरे में है। ये कहकर उसने धीरे से दरवाजे को बिना नॉक किए ही खोल दिया और स्माइल के साथ अंदर आते हुए बोली, रिधान मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, फाइनली तुम मुझे मिल गए। लेकिन अचानक से ये कहते ही ईशानी के चलते कदम रुक और सामने का नजारा देखते ही उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और वो शॉक होकर चिल्लाए, रिधान ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, तुम्हें पता है तुम कानून को हाथ में ले रहे हो। पुलिस यूनिफॉर्म में एक 21 साल की लड़की गुस्से से उस इंसान से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और फिर तभी उस लंबे चौड़े इंसान ने उस लड़की के बालों को पीछे से कसकर पकड़ा और उसके होठों को जबरदस्ती किस करते हुए बोला, भूलो मत, तुमको खरीदा है मेरे खानदान ने और मैं कानून को सिर्फ हाथ में नहीं ले रहा बल्कि उसे गोद में और बाहों में लेकर अभी यही विल्दी प्यार करूंगा। इसी के साथ उस इंसान उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे अपनी आगोश में समा लिया। उस लड़की की चीख पूरे स्टेशन के केबिन में गूंज गई। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।